सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर आप आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल से ज़रूर आपको जुड़ना है। तो आज के जो टॉपिक्स हैं उनको देख लेते हैं। इंदिरा गांधी जो प्राइज़ है उसके बारे में, ये प्रीलिम्स से रिलेटेड टॉपिक है। फिर इंडिया विन आईएसएस ए गुड प्रैक्टिस अवार्ड, तो ये प्रीलिम्स का टॉपिक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी का जो डिसीजन है उसको समझेंगे, बाकी इस पर आर्टिकल्स और आएंगे तो वो भी देखेंगे। देन वी हैव इंडिया जर्नी टू बिकमिंग अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, इकोनॉमी का महत्वपूर्ण टॉपिक है। डी डॉलराइजेशन अगेन इकोनॉमी का टॉपिक है। आरबीआई म्यूल हंटर इनिशिएटिव इकोनॉमी का टॉपिक है। विजडम द ओल्डेस्ट वाइल्ड बर्ड जो है ये एनवायरनमेंट और जोग्राफी का टॉपिक। और फिर जो मेंस का क्वेश्चन जो मैं आपको देता हूँ, और आज सैटरडे है तो सैटरडे को आपका ऐसे का टॉपिक आई प्रोवाइड यू, आपको याद हो, मतलब जो लोग ध्यान दे रहे हो तो वो ध्यान रहे, ठीक है। तो ये है, तो आज का देखो निबंध है का टॉपिक है हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड एंड हैज़ नथिंग टू डू विथ एक्सटर्नल वर्ल्ड, ठीक है। तो ये मेंशन्ड है इसमें कि जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस बेसिकली क्या है, हैप्पीनेस इसमें हाईलाइट किया गया है, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। एंड इसमें लिखा है एक्सटर्नल वर्ड से कोई भी इसका नहीं है, तो मतलब यू हैव टू जस्ट राइट इट डाउन। तो हैप्पीनेस जो है इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड एंड हैज़ नथिंग टू डू विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड, तो ये ध्यान रखना है ऐसे का टॉपिक। अगर आप अपने ऐसे का इवेल्युएशन कराना चाहते हो तो ऐसे का कोर्स ऑलरेडी एक्टिव, जिसमें टोटल 50 ऐसे हैं आपके, और 8 टॉपिक ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप अपलोड कर सकते हो और उसका इवेल्युएशन हो जाएगा। 250 नंबर है तो इसको बहुत ईजी नहीं लेना है। इवन आप 2026 की भी तैयारी कर रहे हो तब भी इस कोर्स का आप हिस्सा बन सकते हैं। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। और क्रैश कोर्स जो है प्रीलिम्स का वो लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। मैंने वीडियो भी आपको बना के बताया कि पिछले साल कितना सारा कंटेंट था। इस पे देखो सारा स्टैटिक जो आपको कवर करना है, एनसीईआरटी बुक्स और सब कुछ है इसके अलावा। और 2 साल का प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है। भले आप अगर प्रहार बैच का हिस्सा हैं या फिर आप टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा हैं तो उस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। प्रहार बैच के अंदर प्रीलिम्स मेंस दोनों है, टेस्ट सीरीज़ में आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें जो है मैं आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर्स होंगे, तो मान लो पूरे कंटेंट आपने जो देखा है उसी को मतलब पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपका रहेगा। आपको बस उसको देखना है। अगर आपने इनमें पढ़ रखा है तो वो आपका रिवाइज हो जाएगा। और स्टैटिक पार्ट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और अल्टीमेट है तो वो आपका कवर होगा। आप देखोगे एनसीईआरटी एडवांस बुक्स और हर चीज़ जो है इसमें कवर्ड होगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग हिस्सा इसका ज़रूर से ज़रूर जो है बन सकते हैं, ठीक है। तो अभी ऑफर एक्टिव है, 50% डिस्काउंट ऑफर, तो इसमें ज़्यादा आपको वेट नहीं करना, यू कैन बी पार्ट ऑफ इट। टेस्ट सीरीज़ का जो टेस्ट है हम लोग का मंडे को शेड्यूल्ड है, नेक्स्ट 10वां टेस्ट है। और इसमें मैं आपको स्टडी मटेरियल मोर देन 1000 पेजेस का भी दे रहा हूँ। अब देखो ये थोड़ा सा मैं एक वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो प्रीलिम्स जो क्रैश कोर्स है उसमें 2 इयर्स का करंट अफेयर्स भी है, उसमें वीडियो लेक्चर्स होंगे प्रॉपर, ठीक है। तो यही जो कंटेंट है आप देख सकते हो, और प्रहार बैच से कंटेंट है और भी जो भी है उसका पूरा वीडियो लेक्चर होगा और पूरा एक्सप्लेन रहेगा, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो वो और प्लस वीडियो लेक्चर पूरा रहेगा, तो आपके लिए आसानी रहेगी चीज़ों को करना, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए saurabpande.upsc.com या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपका दे रखा है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ अवार्ड ये आप देख लें, तो यहाँ पे ये एक प्रीलिम्स का टॉपिक है। मिशेल बैसलेट जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट चिले के हैं, तो उन्हें इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट में दिया गया है। तो इसमें देखो कोई ऐसा मेंस का प्रश्न तो नहीं बनता है, बट हाँ स्टिल यू नीड टू बी अवेयर अबाउट कि हाँ प्रीलिम्स का जो प्रश्न है वो इसमें फ्रेम आपका हो सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बार बता देना फॉन्ट साइज़ विजिबल है, छोटा तो फॉन्ट नहीं है, मतलब कंटेंट और वॉइस प्रॉपर है कि नहीं है ज़रूर से हाईलाइट करना। फिर यहाँ पे एक आपको ये भी प्रीलिम से रिलेटेड है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन विंस ग्लोबल अवार्ड, इंडिया विंस आईएसएस ए गुड प्रैक्टिस अवार्ड। तो इंडिया सिक्योर्ड द इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन गुड प्रैक्टिस अवार्ड एशिया और पैसिफिक रीजन के लिए मिला है हमें, अच्छी बात है। और इसके लिए जो अवार्ड दिया गया है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ को बाई एसएस प्रेसिडेंट जो उनके द्वारा दिया गया है, और सर्टिफिकेट और ये सब मिला। लेकिन इसमें बस आपको ध्यान रखना कि हाल में ये अवार्ड किसको दिया गया है प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में। कई सारी इनिशिएटिव्स है, निधि आपके खाते में प्लस है ना, और भी कई सारी चीज़ें हैं मतलब इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं, तो जैसे वेबिनार कंडक्ट करना, एसएमएस, सोशल मीडिया, तो सोशल सामाजिक जो सुरक्षा जिसे हम कहते हैं, जिसमें बहुत चीज़ें आ जाती हैं, तो वो सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड करने में ईपीएफओ का एक महत्वपूर्ण रोल है।
और उसी को रिकॉग्नाइज़ करते हुए ये अवार्ड जो है वो आपका दिया गया है। उसके लिए जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसको इसमें रिकॉग्नाइज जो है किया गया है। सो नेक्स्ट देखते हैं, हाई इन्फ्लेशन, आरबीआई कीप द रेपो रेट एट 6.5%। इसको प्रोसीड करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, फिर जो आर्टिकल के अंदर जो हम लोगों ने कंटेंट है वो फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसको। तो यहाँ देख लेते हैं। तो पहली चीज़ तो देखो, एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, ठीक है, जो पहला आस्पेक्ट आपको ध्यान में रखना है कि जो इन्फ्लेशन है, यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान, एक तो इन्फ्लेशन है, दूसरा आपका ग्रोथ है। अब देखो इन्फ्लेशन की अगर हम बात करते हैं तो इन्फ्लेशन में अगर इकोनॉमी के अंदर बहुत अधिक डिमांड है और सप्लाई आपकी चीज़ों के से रिलेटेड कम है, मान लो अगर 100 किलो कोई कमोडिटी है बट उसे खरीदने वाले हज़ारों लोग हैं और जो रिक्वायर्ड जो आपको लगभग कमोडिटी चाहिए वो 1000 किलो चाहिए, तो ऐसी स्थिति में क्या है, कमोडिटी का जो सप्लाई है वो रिड्यूस हो गया, डिमांड बहुत हाई हो गया और अपने आप जो इन्फ्लेशन है वो हो गया। इकोनॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप अंडरस्टैंड इसको करें तो इसमें क्या जो एक चीज़ हाईलाइट की जाती है वो ये है, जो पॉइंट हाईलाइट किया जाता है वो ये है कि देखो कि लोगों के पास अगर पैसा है, मतलब अगर इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी है, अगर इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी आपका इकोनॉमी के अंदर प्रेजेंट है और उस स्थिति में ध्यान समझना, मतलब अगर लिक्विडिटी है, लोगों के पास पैसा है, तो उस केस में क्या है कि डिमांड अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी। तो प्रयास क्या किया जाता है कि इस लिक्विडिटी को रिड्यूस किया जाए। कैसे रिड्यूस किया जाएगा, इकोनॉमी के अंदर जो मनी सर्कुलेशन है उसको रिड्यूस करके। मनी सर्कुलेशन, जैसे सपोज कि अगर सपोज मनी सर्कुलेशन है, हमें उसको रिड्यूस करना है, तो कैसे होगा कि जो रेपो रेट है उस रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट एक ऐसा रेट है जो कि सेंट्रल बैंक चार्ज करता है। सेंट्रल बैंक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आरबीआई है, ठीक है, थोड़ा सा भी खांसी है। तो सेंट्रल बैंक जो है वो चार्ज करता है, जैसे हमारे देश में आरबीआई है। तो अगर कोई बैंक उधारी लेता है सेंट्रल बैंक से, तो जो इंटरेस्ट रेट वो पे करता है उसे हम रेपो रेट शब्द यूज़ करते हैं। अगर बैंक्स के लिए लोन मतलब महंगा हो जाए, मतलब उसे पैसे की अगर ज़रूरत है और वो रेट अगर महंगा हो जाए, सेंट्रल बैंक से अगर वो पैसा ले रहा है तो रेपो रेट बढ़ जाए, तो उस केस में क्या होगा कि जो एक अमाउंट ऑफ पैसा उसे अपने पास रखना पड़ता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखेगा। क्यों? क्योंकि देखो उसका अर्निंग कैसे होती है बैंक्स की, कि जो भी पैसा बैंक के पास है, बैंक फर्दर कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है और उसमें जो उसको लोग पैसा डिपॉजिट बैंक में करेंगे और जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट जो पैसा दे के उसको मिलेगा वही उसकी अर्निंग होती है। अब अगर सपोज करो कि उसको ये पता है कि अगर मुझे पैसे की एकदम से ज़रूरत हो जाए या कोई ऐसी स्थिति बन जाए, तो उस स्थिति में अगर हायर रेपो रेट में मुझे पैसा लेना पड़े तो वो मुझे इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो उस स्थिति में जो लोन होता है, अगर रेपो रेट बढ़ा तो जो लोन होगा वो लोन अपने आप महंगा पड़ जाएगा। लोन अगर महंगा पड़ जाएगा और इसके कई और इम्पैक्ट पड़ते हैं, है ना, कि जैसे मान लो कोई गाड़ी खरीदा या कुछ भी चीज़ें खरीदता है, तो अगर लोन महंगा हो जाएगा तो उससे फिर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि इकोनॉमी के अंदर जो मनी सर्कुलेशन रिड्यूस होगा, लिक्विडिटी जो है वो आपकी रिड्यूस होगी और डिमांड को कंट्रोल करने में एक लेवल तक असर जो है पड़ता है। दूसरी चीज़ ये भी आपको ध्यान में रखना है कि लोन की ज़रूरत या पैसे की ज़रूरत पड़ती है ग्रोथ के लिए भी। मान लो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर सपोज़ कि रेपो रेट अगर बहुत बढ़ा दिया, अगर रेपो रेट बढ़ा दिया बहुत अधिक, तो उस स्थिति में क्या होगा कि लोन अगर महंगे होंगे तो इससे जो पैसा अवेलेबिलिटी होगी ग्रोथ को रन करने के लिए, तो वो पैसे की अवेलेबिलिटी भी रिड्यूस होगी। और ख़ास तौर से जो पैसा लगा के जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो उस स्थिति में जो पैसा लगना चाहिए तो वो पैसा भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में, या चीज़ें जो पैसा लगा के जो है ग्रोथ हम अचीव करना चाह रहे हैं है और उस ग्रोथ के लिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनको हम रन करना चाह रहे हैं, तो उन सब में काफ़ी अधिक डिले जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे डिबेट देखो यही चलती है कि अगर हमने रेपो रेट बढ़ा दिया तो हमें ये लगा कि यार हम इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि इससे जो ग्रोथ है वो ग्रोथ जो है वो भी आपका जो है एक तरीके से अफेक्ट होगा। इसलिए कहा जाता है कि एक रेंज ऑफ इन्फ्लेशन तो होना चाहिए लेकिन बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। जैसे हम एक रेंज जो है, जैसे मान लो 4%, 4 ±2%, मतलब 2% से कम नहीं, 6% से ज़्यादा नहीं, तो इसको हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है उस पर हम लोग फोकस करते हैं, मतलब बैंक्स और ये सब फोकस करते हैं कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है वो आपका मेंटेन रहे और 4 ± 2% मतलब इससे ज़्यादा या कम आपका इन्फ्लेशन
का जो फ्लक्चुएशन है वो ना हो, जिससे कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे और ग्रोथ के लिए भी ठीक आपका रहे। ठीक है, तो इसलिए आप कह सकते हो कि बैंक मतलब सेंट्रल बैंक रेपो रेट को बहुत ज़्यादा टच नहीं करेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा अगर रेपो रेट कर दे तो इससे ग्रोथ भी काफ़ी अधिक अफेक्ट होगा। दूसरा आर्गूमेंट देखो क्या आता है कि आप अगर इन्फ्लेशन की बात करोगे तो इसमें हमने ये इकोनॉमिक थ्योरी लेकर चलते हैं और जो डिमांड और सप्लाई का गैप है इसको साथ में लेकर चलते हैं, इस लॉजिक को साथ में लेकर चलता है इन्फ्लेशन की अगर आप बात करते हो। लेकिन दूसरा आर्गूमेंट अगर आप इसको आगे थोड़ा सा प्रोसीड करोगे तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि जो इन्फ्लेशन आज के टाइम पे कई चीज़ों से रिलेटेड है वो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर से है। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, तो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब जैसे मान लो कि अगर क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की स्थिति है या वॉर की स्थिति है या कोई क्राइसिस कहीं और हो रहा है, तो अगर ऐसी स्थिति है तो इससे अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा के और मनी कंट्रोल करना चाह रहा है तो उसका इतना अधिक असर नहीं होगा। इन्फ्लेशन के लिए मान लो फूड कमोडिटी है, उसका जो एक वी कैन से कि एक बड़ा कारण जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स भी पड़ता है। तो एक तरफ आप भले इन्फ्लेशन नॉन इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से है, भले इन्फ्लेशन जो है वो आप एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए थोड़ा रेपो रेट में एडजस्टमेंट करोगे, बट अगर ज़्यादा एडजस्टमेंट करोगे तो उससे जो ग्रोथ है वो आपका अफेक्ट होगा। और क्योंकि इन्फ्लेशन नॉन इकोनॉमिक फैक्टर से है तो उसमें आरबीआई के रेपो रेट के फ्लक्चुएशन से या रेपो रेट में इतना बदलाव आने से जो इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है वो बेसिकली नहीं आ पाएगा। तो यही सब बैलेंस करते हुए उसने रेट जो है ज़्यादा चेंज आपका नहीं किया। तो यहाँ पॉइंट आई होप आप लोग को समझ में आया होगा इसको। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आप कह सकते हो अभी मॉनेटरी पॉलिटी जो कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसने जो है रखा है चीज़ें, वही डिसाइड करती है। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अभी 6.50% है। देखो ये अभी याद नहीं करना है, मतलब क्योंकि इट्स कीप चेंजिंग। तो यहाँ पे मेनली इन्फ्लेशन को मैनेज करने की बात है, साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे ये रखा गया। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, फ्रॉम लोन रेट टू कंज्यूमर स्पेंडिंग, ये बहुत है। जो रेट अफेक्ट्स एवरीथिंग फ्रॉम लोन रेट्स टू कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो इकोनॉमी के अंदर जितना अधिक कंजम्पशन होता जाएगा, इकोनॉमिक में डिमांड बनता रहेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उतना आगे बढ़ती रहेंगी। अगर आपने बहुत महंगा कर दिया तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड। फिर यहाँ पे ये वही सारे पॉइंट्स मैंने इंक्लूड कर लिए हैं, मतलब जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना, तो ये डेटा के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें इसमें मेंशन, आप चाहो तो इसको रीड जो है कर सकते हो। कुल मिला के जो आर्गूमेंट है वो आर्गूमेंट इसी डायरेक्शन में जाएगा कि एक तरफ हमारे पास जीडीपी है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन है, तो दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए वो बहुत मैटर है। तो इन्फ्लेशन ना बहुत हाई हो, और बहुत हाई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप ऐसा कोई मेजर ना लो जिससे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ ओवरऑल होगा दैट इज़ अफेक्टेड। तो ये थोड़ा सा बैलेंस करके जो है हमें चलना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिल्डिंग रिवाइवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम कैसे करते हैं, देखो कोई भी इकोनॉमी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आप किसी भी इकोनॉमी की बात करोगे ना, तो कोई भी जो इकोनॉमी होगी, मतलब है ना, जैसे हमारे देश में भी अगर वी कैन टॉक अबाउट इट, तो यहाँ पे कोई भी इकोनॉमी होगा तो उसके जब अगर आप पिलर्स को सर्च करोगे तो पिलर्स अगर जैसे है ना, कई पिलर्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पिलर जैसे कोई भी इकोनॉमी होती है, उस इकोनॉमी में एक तरफ आपका एग्रीकल्चर आ गया, दूसरी तरफ आपका मैन्युफैक्चरिंग आ गया, ठीक है, तीसरी तरफ आपका सर्विस सेक्टर आ गया। ये चीज़ होती है। एग्रीकल्चर जैसे भारत में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इसी में है, लेकिन अगर आप इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखोगे तो वो लो है, कंपेरेटिवली लो है। इसका मतलब बहुत सारे लोग जो है ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं जिनका प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम है। कई स्थिति जिसे बोलते हैं हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो देखने को मिलता है। जो काम एक आदमी से हो रहा है उसमें 10 लोग बैठे हुए हैं, तो हम प्रोडक्टिविटी कैसे करें। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर है तो उसमें हम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका बढ़ाएं, बट इसमें जो लोग लगे हुए हैं उन्हें और स्किल्ड लेवल पर आगे बढ़ाएं, ऐसा हमको देखना है। स्किल्ड वर्क कहाँ जरूरत पड़ती है, मेनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो कोई भी इकोनॉमी अगर आगे बढ़ती, जैसे चाइना है, तो उसमें अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे बढ़ रहा है तो उसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट और स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, प्लस आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी फैसिलिटेट होगा। सर्विस सेक्टर है कि इसका जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देखोगे तो इसमें भी थोड़ी लिमिटेड आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो है। तो अगर हमें बैलेंस करना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूशन कर सकता है, और साथ में हम जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इसमें भी काफ़ी स्किल्ड जो जॉब्स हैं वो भी क्रिएट कर सकते हैं। और इसीलिए कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी रन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव वेरियस प्रोग्राम्स, जैसे मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स जो हैं वो भी आपके रन किए जाते हैं। हम सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहे हैं, हम बहुत सारे ऐसे एरियाज़ पे जा रहे हैं जिसमें हम मतलब चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करें, जैसे डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें भी हम
जो है मैन्युफैक्चर करके मार्केट जो है ढूंढ रहे हैं। कई सारी स्कीम्स भी हैं, वो भी आपकी रन हो रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसी भी इकोनॉमी महत्वपूर्ण रोल जो है। तो यहाँ पे ये कुछ एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखना। तो हमें कई पॉलिसीज़ हैं, बिकॉज गवर्नमेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग को एज अ की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में कंसीडर करती है। कई सारी स्कीम्स भी हम रन करते हैं, क्योंकि देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे बढ़ता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन अगर बढ़ाते हैं तो एक्सपोर्ट में भी है, जॉब्स भी क्रिएट होता है, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट इकोनॉमी का रहता है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स भी हम रन कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया जाए। तो ये क्या है कि इन्वेस्टमेंट भारत में कैसे, जैसे मान लो कोई कंपनी उसको इस स्कीम के तहत बोल दिया कि आपने अगर इतना इन्वेस्ट किया है और है ना इतना मैन्युफैक्चर किया है और देश में ही इतना आके मैन्युफैक्चर किया, तो आपको ये इंसेंटिव्स जो हैं वो दिए जाएंगे। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स बेसिकली काफ़ी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है भारत में वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। तो ये है। तो मेनली जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये स्कीम काफ़ी पॉपुलर है। मेनली इससे कहा जाए तो प्रोडक्शन और जॉब क्रिएशन में एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा। कई कंपनी सैमसंग अपना ऑपरेशंस भी इंक्रीज़ कर रही हैं। एसेंशियल मेडिसिन का प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है उसका रिवाइवल पे फोकस किया जा रहा है। टेक्सटाइल जो है उस पर भी ग्रोथ पर फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये है कि हमें जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। जो वैल्यू एडिशन हो रहा है चीज़ों को लेके वो बढ़े, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। डेटा देखो याद नहीं रहेगा। वैल्यू एडिशन है ना, जैसे आप खास तौर से जैसे मान लो किसी चीज़ को अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो तो इसमें जैसे आपका इनपुट कॉस्ट क्या है, एक रहता है, ठीक है। तो एक तरफ आपके पास ठीक है, तो एक तरफ आपका जो इनपुट कॉस्ट क्या है वो एक महत्वपूर्ण है। जस्ट अ मिनट, एक कुछ इशू, एक मिनट बस आप देना। ठीक है, तो इनपुट कॉस्ट क्या है वो एक चीज़ थोड़ा सा देखने वाली बात आ जाती है। और अगर मान लो इनपुट कॉस्ट हायर है तो उस चीज़ को किस तरीके से हम बैलेंस कर कर चलें, इनपुट कॉस्ट और आउटपुट कॉस्ट का रेशियो मेंटेन रहे, ऐसा देखना है। इनपुट प्राइस बढ़ेगा और ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन होगा वॉर या किसी कारणवश, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर आगे बढ़ाना है। तो हमें अगर सेल्फ रिलायंस अचीव भी करना है तो ये कई सारे प्रोडक्ट है। जैसे मान लो आप दवा ही बनाना चाहते हो, आप फार्मास्यूटिकल्स जो हैं उस पर फोकस आप करना चाहते हो, तो अगर फार्मास्यूटिकल पर फोकस कर रहे हो तो इसमें है ना, जो फार्मास्यूटिकल पर अगर आप सपोज फोकस कर रहे हैं तो फार्मास्यूटिकल्स को अगर हम फोकस कर रहे हैं तो इसमें हमें एपीआईज़ की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हम चाइना पे निर्भर हैं। और अगर चाइना अपनी टेंडेंसी अपना रहा है जिसे हम कहते हैं वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन, अगर वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन की स्थिति बनी हुई है तो उस स्थिति में क्या है कि कहीं ना कहीं जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो खासतौर से फार्मास्यूटिकल के कंटेक्स्ट में वो हमेशा एक मतलब डिपेंडेंसी में चीज़ें रहेंगी और इतना पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो ये है कि ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो तो ये सप्लाई चेन मेंटेन रहे। टैरिफ जो है वो भी रिड्यूस कॉस्ट हो सकता है। लाइक है ना, जैसे कई जैसे कोई चीज़ हम ले रहे हैं और वहाँ से टैक्स इम्पोज हो रहा है तो वो चीज़ महंगी हो सकती है। तो अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही है तो टैक्स रिजीम किस तरीके से वो भी चीज़ें अफेक्ट करती है, चीज़ें की कॉस्ट जो है वो आप कह सकते हो कि अफेक्ट होता है। फिर एक रीजनल इम्बैलेंस पॉइंट भी आता है। अब जैसे मान लो कुछ जो स्टेट्स होते हैं वहाँ पे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल्ड मैन पावर है, हर चीज़, क्योंकि देखो कोई भी इंडस्ट्री रन होती है तो उसको रन करने के लिए बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे ह्यूमन कैपिटल हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बहुत सारी चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं। अब वो कुछ ही स्टेट्स में है, आप कुछ स्टेट्स देखोगे वहाँ पे नहीं है। तो रीजनल इम्बैलेंस जो है मैन्युफैक्चरिंग में खास तौर से जो रीजनल इम्बैलेंस इन मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो वो एक मैटर ऑफ कंसर्न भी हो जाता है मेनली, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टेट में अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़िया ग्रो करेगा तो आगे बढ़ जाएगा, बाकी स्टेट्स पीछे रहेंगे। तो ये कैसे बैलेंस करें? तो जैसे मान लो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु डोमिनेट करते हैं। एमएसएमई है, दे हैव इंक्रीज्ड फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन। ये लगभग एमएसएमई कंट्रीब्यूट करता है 40% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी। वुमेन का पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज करने की ज़रूरत है। वुड कुड बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बाय 9%। इंडिया इज ऑन इट्स वे टू बिकमिंग अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। और इसके लिए कई सारी जो हमें कदम उठाने हैं, वुमेन के पार्टिसिपेशन को कैसे हम बढ़ाएं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत का है, क्या क्या करना चाहिए, तो वुमेन के पार्टिसिपेशन को हम बढ़ा सकते हैं। एमएसएमई में भी फीमेल वर्क फोर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाना। रीजनल जो आपका इम्बैलेंस है उसको कैसे दूर आपका किया जाए। इंपोर्ट और इनसे रिलेटेड जो टैक्स है उसको हम कैसे बैलेंस थोड़ा कर सकते हैं। इनपुट कॉस्ट को थोड़ा रिड्यूस करना और मैक्सिमम वैल्यू एडिशन करना।
ग्लोबल सप्लाई चेन मेंटेन रहे, तो ग्लोबल सप्लाई चेन का हम हिस्सा रहें, वैल्यू एडिशन पे फोकस करना, कई सारे एरियाज पे फोकस करना, कुछ इंडस्ट्रीज आप फोकस कर सकते हो साथ में जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उस पर आप चर्चा करते हो। इतने पॉइंट्स अगर आपके पास हैं तो दैट इज़ मोर देन। अब ये देखो इसमें इससे शॉर्ट कंटेंट आपको क्या ही मिलेगा, मतलब टू द पॉइंट कंटेंट आपको क्या ही मिलेगा, पूरा आर्टिकल का पूरा एक निचोड़ आपको इसमें मिल गया। अब आपको बस इसी PDF से जो है मिल है। तो अब जो प्रहार बैच और ये सब जो होंगे ना, और यह जो अभी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, तो उसमें यही सारा फोकस आपका रहेगा कि और जो माइंड मैप्स होंगे 1 पेज के उसको बनाया जाएगा, फटाफट आप तुरंत रिवाइज कर लो, ऐसा फोकस रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं डी डॉलराइजेशन का कंसेप्ट है, इसका क्या मतलब होता है। डी डॉलराइजेशन का मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जैसे अब जैसे मान लो क्या होता है कि सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे जैसे मान लो डॉलर है, अब सपोज $1 है उसकी कीमत 70 रुपये है, $1 है उसकी कीमत 80 हो गई। अब क्या होता है कि जैसे देखो $1 है वो 70 रुपये का, फिर 80 हो गया, तो ये क्या है, डिप्रिशिएट हो गया। डिप्रिशिएट मतलब जो करेंसी की वैल्यू रिड्यूस हुई। सिंपल सी चीज़ समझो कि अगर आपको यहाँ ध्यान से समझना कि अगर आपको सपोज है ना कि अगर आपको अगर $1 चाहिए तो आपको पहले 70 रुपये देना पड़ता था, अब 80 रुपये देना पड़ रहा है, मतलब डॉलर महंगा हो रहा है, करेंसी जो लोकल करेंसी उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है। अगर कोई चीज़ आप इंपोर्ट करते हो, तो उसमें अगर मान लो पेमेंट जो होता है वो मेनली आपका फॉरेन एक्सचेंज से होता है, मतलब डॉलर में अगर पेमेंट होता है, तो अगर इंपोर्ट बिल जैसे आपने बहुत सारा क्रूड ऑयल और ये सब जो है खुद हम बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें पेमेंट हमारा कहाँ से होगा, डॉलर से होगा। अगर आप डॉलर से पेमेंट आप करते जा रहे हो और साथ में डॉलर और आपकी जो करेंसी है उसके वैल्यूएशन में फ्लक्चुएशन हो रहा है या जो है डिप्रिसिएशन देखने को मिलता है, तो हमारे लिए इंपोर्ट बिल बहुत महंगा पड़ेगा। मान लो $1 का पहले आपको अगर पेट्रोल खरीदना था तो आपको 70 रुपये देने पड़ते थे, अब जो है $1 का पेट्रोल खरीदो तो 80 रुपये दे के फिर आपको $1 मिलेगा। तो इंपोर्ट बिल मतलब कितना तेज़ी से बढ़ेगा। साथ में बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, क्योंकि देखो डॉलर हमारी करेंसी तो है नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं, फिर भी कई सारे जो इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें हो रही हैं, इससे जो डॉलर की वैल्यू है वो फ्लक्चुएट करेगी। इवन US के अंदर जो फेडरल आपके इंटरेस्ट रेट हैं, उनके सेंट्रल बैंक के जो भी इंटरेस्ट रेट है, उनकी पॉलिसीज़ हैं, तो वो भी डॉलर के कहीं ना कहीं वैल्यूएशन को अफेक्ट करती है। तो इससे क्या है कि जो एक देश की इकोनॉमिक सोवेनिटी होनी चाहिए वो अफेक्ट कहीं हद तक हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपके हाथ में कुछ नहीं है। डॉलर की वैल्यू इंटरनेशनल फैक्टर पर डिपेंड करेगी और साथ में US की जो पॉलिसीज़ हैं उस पर निर्भर करेंगी। अब वो क्या पॉलिसी अपनाते हैं, क्या इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करते हैं, इससे डॉलर का फ्लक्चुएशन होगा और आपका जो इंपोर्ट बिल ऊपर नीचे जो है वो होगा, आपका फॉरेन एक्सचेंज ऊपर नीचे होगा, इससे आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड। अब ये स्थिति जो है इसको रोकने के लिए कई लोग कहते हैं कि यार डी डॉलराइजेशन की तरफ जाओ, मतलब कि जो US डॉलर है उसके डोमिनेंस को रिड्यूस किया जाए। और कई देश जैसे ब्रिक्स देश है कई बार चर्चा करते हैं कि यार चलो एक काम करते हैं कि जो है लोकल करेंसी में भी ट्रेड करते हैं, अगर हमारा ट्रेड है तो आप हम अपनी करेंसी में पे करो, हम आपकी करेंसी में पे करते हैं, इस टाइप से। लेकिन उसका भी ड्रॉबैक ये है कि मान लो रशिया का एग्जांपल लो, रशिया ने हमें ऑयल दिया और हमने रुपए में पैसा पे किया, बट हमारा जो इंपोर्ट में एक कंट्रीब्यूशन है वो 3% से लगभग कम है इंटरनेशनल लेवल पे। तो उस स्थिति में हमने बहुत सारा रुपया उसको रशिया को हमने दे दिया। अब रशिया उस रुपये का करेगा क्या, कि अगर हमारा इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन नहीं है तो और देश कितना रुपया एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि डॉलर तो सभी एक्सेप्ट करते हैं। तो जो एक्सेप्टेबिलिटी है करेंसी की वो भी एक मेजर चैलेंज बन जाता है। तो इस पर फोकस हमें इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ और इस सब पे फोकस जो है करना पड़ेगा और एक अल्टरनेटिव करेंसी की तरफ जो है वो कार्य किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई है। तो नए जो फाइनेंशियल सिस्टम है अल्टरनेटिव करेंसी की बात की गई, तो ये कुछ फैक्ट्स याद रखना है। तो यही पॉइंट्स जो है ध्यान में रखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल टेंशन है या कई फैक्टर्स होंगे जो US के जो डॉलर इसका प्राइस को फ्लक्चुएट करता है। नेक्स्ट देखते हैं RBI म्यूल हंटर की बात की गई। तो RBI देखो म्यूल हंटर इनिशिएटिव, म्यूल्स शब्द फाइनेंशियल सिस्टम में क्या होता है, मतलब ऐसे इंडिविजुअल जो कि इलीगल ट्रांजैक्शन को जो है वो फैसिलिटेट करते हैं। इलीगल मतलब जो पता ही नहीं चले कहाँ से कैसे हो रहा है, तो आपको म्यूल हंटर RBI का इनिशिएटिव क्या है, वो बेसिकली कि जो ये म्यूल्स हैं इनको आइडेंटिफाई करना, टारगेट करना और फाइनेंशियल सिस्टम बैंकिंग के अंदर एक इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन रहे, इंश्योर रहे, ऐसा ध्यान में रखना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो अवेयरनेस और ये सब इंक्रीज करना है, म्यूल को आइडेंटिफाई करना, इलीगल ट्रांजैक्शन एड्रेस करना, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के अंदर। बस ये जो सारी चीज़ें जो आपको माइंड मैप्स और ये सब है वो प्रहार बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को मिलेगा।
नेक्स्ट देखते हैं विजडम, द गोल्डन वाइल्ड बर्ड है। तो विजडम लेसन एल्बर्ट्रस, ये ओल्डेस्ट नोन वाइल्ड बर्ड है, 74 ईयर्स ओल्ड की है ये। एंड ये पहला एग इन 4 ईयर्स, एस्टिमेटेड टू बी हर 60th एग ओवरऑल है ना। तो ये ठीक है, तो ये हवाई रीजन में प्रेजेंट है। तो ये थोड़ा सा आप ये देख लेना, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो मेनली एनवायरनमेंट कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड स्क्वीड फिश एग्स और ये सब कंज्यूम करती है। इसकी जो लाइफ स्पैन 68 ईयर्स की होती है, बट ये 74 ईयर्स की हो गई है, ओवर एज आप कह सकते हो। ठीक है, तो बर्ड्स हैं, खूबसूरत चीज़ें हैं बर्ड्स। तो ये ध्यान में रखना है। अच्छा, मैंने आपको कहा है कि संडे का सेशन, संडे का कंटेंट मैं मंडे को कवर कर लेता हूँ। ठीक है, तो मंडे को आपका टेस्ट भी होगा, तो ये मत सोचना कि संडे का कंटेंट कवर नहीं होता, मंडे को दोनों दिन का कंटेंट एक साथ कवर हो जाता है। ये बहुत अल्टीमेट है। 10वां टेस्ट आपका मंडे को शेड्यूल्ड है। ये सेट स्टडी मटेरियल मैंने 9 सेट अपलोड कर दिए, 9 सेट। तो अब ये स्टडी मटेरियल मोर देन आपको लगभग 400-500 पेजेस ऑलरेडी आ चुके हैं। इनको पढ़ना है और इसी पर बेस्ड सिलेबस होता है। जैसे इस बार का जो है मैंने आपको बता रखा है, स्टडी मटेरियल 1 to 9 प्लस पॉलिटी। तो ये हमारा सिलेबस रहेगा जो 10th टेस्ट होगा। तो स्टडी मटेरियल जो मैं आपको दे रहा हूँ उसको पढ़ो, टेस्ट दो, जिससे आपकी जो पढ़े उसका एक तरीके से तैयारी हो। और देखो, रैंडमनेस नहीं कि कहीं से इधर उधर के क्वेश्चन बना के मैं दे दूँ और फिर आपको जो है डिमोटिवेट हो जाओ। इस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा एम ये है कि आप कंटेंट को बढ़िया तरीके से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, टेस्ट में अपना परफॉर्मेंस देख लो, और उसके बाद फिर जो है अपना जो भी आपको इम्प्रूवमेंट लगता है उस पर आप फोकस कर सकते हैं। बट ये अल्टीमेट टेस्ट है, इसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट में और स्टैटिक कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट दोनों चीज़ें जुड़ी हुई है। क्रैश कोर्स अगेन, इस पर जितना भी आपको यूपीएससी के लिए पढ़ना है, चाहे वो स्टैटिक सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैपिंग, आईआर, साइंस टेक, जितना आप सब्जेक्ट इमेजिन कर सकते हो, जो चीज़ें पढ़नी है सबको मैं कवर करूँगा इसमें। और साथ में 2 साल का प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर्स भी रहेगा। ये बहुत बड़ा बैच है। ठीक है, डिस्काउंट ऑफर के बाद इसका प्राइस अराउंड 4600 आपका रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, अगर कोई इस कोर्स को ऐसा लॉन्च करेगा तो 20,000 से कम प्राइस नहीं रखेंगे। तो ये आप समझना, पैरेलली इस चीज़ को समझना है आपको। हर चीज़ एक कोर्स के अंदर है अगर आप ऑफ़र में लेते हो, अदरवाइज़ फिर ये 9,999 मतलब 9,000 के आसपास फिर प्राइस आपकी है अगर ऑफ़र में। जैसे मान लो ये ख़त्म हो जाएगा ऑफ़र, आकलन सीरीज़ में भी ऑफ़र एक्टिव नहीं है, ठीक है, तो वो फिर आपके लिए मोर देन 8,000 है। वैसे जिन्होंने हिस्सा बन लिया वो अपना आंसर अपलोड कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान अपना डिसाइड कर लेना है। और जो जो कंटेंट अभी बचा हुआ है अलग अलग कोर्सेस में, वो मैं सब कंप्लीट कर दूंगा, नॉट टू वरी अबाउट इट। ठीक है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल हो गया, ये इथिक्स इंटीग्रिटी हो गया, ये हो गया, ऐसे का चल रहा है। ठीक है, आकलन आप देख लो, तो आकलन में थीम बेस्ड चीज़ें हैं, तो मैंने सेट 2 भी अपलोड कर दिया है और काफ़ी सारे बच्चों ने ज्वाइन भी इसको किया है। तो इसका कॉपीज़ मैं अभी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चेक कर दूंगा इस वीक में सारी कॉपीज़, तो आप अपना जो भी है अपना देख लेना। तो ये सब कोर्सेस अल्टीमेट कोर्सेस हैं, इनका आप हिस्सा बन सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या sauravpandey.upsc.com पे जाकर ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर दें। ये नंबर आपके पास है, इस पर कोई क्वेरी है तो आप भेज सकते हैं। ऐसे देख लो, ये आपका हैप्पीनेस इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड एंड हैज़ नथिंग टू डू विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। 1000+ शब्द लिखना है। अगर आपको इवेल्युएशन कराना है अपने ऐसे का, तो ज्वाइन, आपको ऐसे कोर्स का हिस्सा बनना है। इसमें 50 ऐसे जो है वो है, प्लस वीडियो लेक्चर्स हैं, कैसे इंट्रो लिखें, कैसे सब, तो वीडियो लेक्चर्स भी इसमें इंक्लूडेड है। 250 नंबर होता है, अल्टीमेट है। आप अगर थोड़ा इस पर फोकस करो, सीरियस एस्पिरेंट हैं आप, तो इस पर आपको काम करते रहना। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आपको मैसेज करना, और ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप अपने आंसर को पोस्ट कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सब कुछ दे रखा है। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। और संडे का सेशन मैंने कहा कि वो मंडे को टॉपिक्स कवर होंगे। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।